सोचिए अगर आपको इंस्टाग्राम पर रात के 1 बजे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिले और प्रोफाइल में लिखा हो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, तो आप क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे या गलती से एक्सेप्ट कर बैठेंगे? और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या आप हर रात एक अधूरी रूह से मिलने के लिए तैयार हैं? यह कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये एक आत्मा की अधूरी तलाश और एक लड़के की टूटती हुई जिंदगी की कहानी है। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुआ खेल कब्रिस्तान की चीखों तक पहुंचा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद क्या खोया, तो कहानी को पूरा सुनिए और डर की अगली दस्तक से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो। और आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश यादव है और मैं लखनऊ के चिन्हट इलाके में रहता हूं। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं चाहकर भी मिटा नहीं सकता। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है और ना ही किसी किताब से पढ़ा हुआ किस्सा। ये मेरे साथ सच में हुआ है और इसका एक गवाह सिर्फ मैं हूं। बात है 2023 की गर्मियों की। मई का महीना था और उन दिनों मेरी इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। ज्यादातर रातों को मैं लेट तक मोबाइल चलाया करता था। एक रात ठीक 1:08 में इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था कि अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नाम था साक्षी राजपूत। डीपी में एक हल्की सी मुस्कान वाली लड़की थी, पर चेहरा धुंधला था, जैसे कैमरा हिल गया हो। मैंने प्रोफाइल खोली। सिर्फ एक पोस्ट, कोई फॉलोवर नहीं। बायो में सिर्फ एक लाइन थी, जो अब नहीं हूं वो पहले भी नहीं थी। दिल में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर ली और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक्सेप्ट करते ही मेरे फोन में मैसेज आया, अविनाश क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं चौंक गया। मैंने तो कभी उस लड़की को देखा तक नहीं था, फिर वो मुझे कैसे जानती थी? मैंने टाइप किया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, 6 महीने पहले बस स्टॉप के पास जो लड़की ट्रक से कुचली गई थी मैं वही हूं। भाई मेरे हाथों से फोन छूट गया, क्योंकि वो हादसा मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं ऑफिस जा रहा था, तभी गोमती नगर बस स्टॉप पर एक लड़की ट्रक के नीचे आ गई थी। लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, पर मैंने ही पुलिस को कॉल किया था। लड़की की हालत इतनी बुरी थी कि उसकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। मैंने फिर प्रोफाइल पर क्लिक किया और अब वहां एक के बजाय 2 पोस्ट थी। नई फोटो उसी लड़की की थी। फोन स्क्रीन पर वो फोटो देखकर मेरी सांस अटक गई। ये वही तस्वीर थी जो मैंने पुलिस को देने के लिए खींची थी, लेकिन कभी किसी को भेजी नहीं थी। वो तस्वीर उस दिन की थी जब साक्षी की मौत हुई थी और अब वो मेरे इंस्टाग्राम पर उसकी प्रोफाइल में अपलोड थी। मैंने झटपट से उस प्रोफाइल को ब्लॉक करना चाहा, लेकिन ब्लैक का बटन ही गायब था। तभी एक और मैसेज आया, ब्लॉक कर पाओगे तो कर लो, पर अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फोन अचानक हथेली में जलने जैसा लगने लगा, जैसे कोई गर्म चीज थमा दी गई हो। मैंने उसे नीचे फेंक दिया और सीधा बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट जलाने गया, लेकिन लाइट ही चली गई। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और उस हवा में कपड़े की सीलन और खून की गंध मिली हुई थी। मैंने घबराकर अपने दोस्त नीलेश को कॉल किया। वो मेरा बचपन का दोस्त है और हर उलझन में साथ देता है। फोन उठते ही मैंने सब बता दिया। उसने मेरी बात सुनी और बस एक सवाल पूछा, उस लड़की का नाम साक्षी था ना? तू जानता है उसे? मैंने चौंक कर पूछा। उसने कहा, साक्षी राजपूत वो मेरी कॉलोनी में रहती थी, लेकिन तू ये नहीं जानता कि उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। मतलब? वो बोला, उसके ऊपर एक तांत्रिक ने काला जादू किया था। उसकी आत्मा पूरी तरह मरी नहीं। वो लड़की मरते समय किसी को खोज रही थी जो उसकी अधूरी तलाश पूरी कर सके। शायद अब उसने तुझे चुन लिया है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले फोन में एक और मैसेज आया, मेरे शरीर का एक हिस्सा अभी भी इस दुनिया में है, उसे दफनाया नहीं गया। उसे ढूंढो अविनाश, वरना मैं तुझे वहीं ले जाऊंगी जहां मैं हूं। अब बात सिर्फ डरावनी नहीं रह गई थी, ये कुछ ज्यादा गहरा था। मैंने तय किया कि मुझे इसका सच खुद निकालना होगा। रात भर नींद नहीं आई। साक्षी के मैसेज, उसकी फोटो और नीलेश की बातों ने मेरा दिमाग हिला दिया था। उसका एक हिस्सा अभी भी इस दुनिया में है। ये लाइन मेरे अंदर बार बार गूंज रही थी। सुबह होते ही मैं सीधा नीलेश के घर गया। वो पहले से तैयार खड़ा था, जैसे जानता था मैं आऊंगा। अगर तुझे वाकई इससे पीछा छुड़ाना है तो उस जगह चल जहां उसकी आत्मा अब भी भटक रही है, नीलेश बोला। कौन सी जगह?
मैंने पूछा। नीलेश बोला, रामगढ़ के पास पुराना कब्रिस्तान है जहां उसका अधूरा क्रियाकर्म हुआ था। रामगढ़ पहुंचने में 3 घंटे लगे। रास्ते में गांव वालों से पूछताछ करने पर किसी ने साफ कहा, उस लड़की को दफनाया नहीं गया था। पूरी तरह उसकी गर्दन अलग हो गई थी और गांव के पुजारियों ने सिर्फ शरीर को शुद्ध कर मिट्टी दी थी, लेकिन गर्दन कभी मिली ही नहीं। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ और साक्षी के मैसेज की याद आई, मेरा हिस्सा इस दुनिया में है। शायद वो हिस्सा उसकी गर्दन थी। शाम होते होते हम उस पुराने और उजाड़ कब्रिस्तान में पहुंच चुके थे। नीलेश के पास एक पंडित से ली हुई ताबीज और हनुमान चालीसा थी, लेकिन सच कहूं तो वहां कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी और की नजरों में आ गया हूं। हर कब्र टूटी फूटी थी, पर एक कब्र एकदम नई सी लग रही थी। उस पर कोई नाम नहीं, सिर्फ लाल सिंदूर और जली हुई मोमबत्तियां थीं। नीलेश बोला, यही है। मैंने जैसे ही उस जगह के पास कदम रखा, फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और स्क्रीन पर लिखा था, खोद कर देख, पर याद रख जो ढूंढेगा वो फिर चैन से नहीं जी पाएगा। नीलेश और मैंने कांपते हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। करीब 1.5 फुट खुदाई के बाद कोई नरम चीज पर हाथ गया। हमने सावधानी से निकाला। एक पुराना सड़ा गला गुड़िया का सिर, जिसकी आंखें एकदम सफेद थीं और बाल साक्षी जैसे। मैं कुछ समझता उससे पहले गुड़िया की आंखों से खून टपकने लगा और तभी कब्रिस्तान के पीछे से एक चीख गूंजी, मुझे मेरा सिर वापस दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। गुड़िया का चेहरा देखते ही जैसे मेरे शरीर से जान निकल गई। वो वही चेहरा था जो मैंने साक्षी की मौत के बाद आखिरी बार देखा था, और उस गुड़िया की आंखों से खून की 2 पतली धारें बह रही थीं। नीलेश पीछे हट गया। भाई, ये आत्मा गुड़िया के अंदर बंधी हुई है। यही उसका वो हिस्सा है जो अधूरा छूट गया था। मैंने कांपते हाथों से गुड़िया को कब्र पर रखा। तभी चारों ओर की हवा बिल्कुल ठहर गई। पत्ते रुक गए, हवा थम गई, पंछी चुप हो गए और हमें लगा जैसे हम अब अकेले नहीं हैं। कब्र के सामने अचानक एक परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वो एक लड़की का आकार ले रही थी। लंबे बाल, झुकी कमर, खून से सना चेहरा और गर्दन गायब। उसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा था। वो फुसफुसाई, अविनाश, अगर तू उस दिन मेरी आंखों में ना देखता तो मैं तुझसे ना जुड़ती। अब तूने मुझे देख लिया, महसूस किया और ढूंढ भी लिया, तो या तो तू मुझे मुक्ति देगा या फिर मेरी जगह लेगा। हमने ताबीज और हनुमान चालीसा उसके सामने रखे, पर वो हंसने लगी, धीमे मगर कपकपाती आवाज में। ये सब उन पर काम करता है जिनमें कुछ इंसानियत बची हो। मैं अब सिर्फ प्यासी हूं बदले की। मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे वो सब चाहिए जो मुझसे छीना गया था। उम्र, प्यार और जीना। हम दोनों पीछे हटे, पर तभी एक अदृश्य ताकत ने नीलेश को पकड़कर पीछे घसीटा। वो जमीन पर खींचते हुए सीधा कब्र पर गिरा और जमीन उस जगह गहराई में बैठने लगी। नीलेश चिल्लाया, अविनाश, गुड़िया को जलाओ, यही उसका बंधन है। मैं दौड़ा, गुड़िया उठाई, पास रखी पुरानी मोमबत्तियों से आग लगाई। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, कानों को चीरती चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंजी। नहीं, ये मेरा चेहरा था, ये मेरा अस्तित्व था। और फिर सब शांत हो गया। गुड़िया जल चुकी थी। साक्षी की परछाई राख में बदल गई। नीलेश बेहोश पड़ा था। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने जिसे नहीं जाना उसे सब कुछ लौटा दिया। घर लौटने के बाद सब कुछ शांत था। कोई मैसेज नहीं, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अब सब खत्म हो गया। साक्षी को उसकी गुड़िया लौटा दी गई थी, उसकी आत्मा राख हो गई थी और नीलेश भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। लेकिन एक रात मेरे फोन की स्क्रीन फिर अपने आप ऑन हुई। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं, सिर्फ एक लाइन सफेद स्क्रीन पर काले खून जैसी स्याही में उभरी, अब तू अधूरा रहेगा, अविनाश। उसके बाद मेरे साथ अजीब चीजें होने लगी। मैं आईने में खुद को देखता तो चेहरा बदलता नजर आता। खाने में अजीब गंध आती, जैसे जले हुए मांस की। और हर रात सपने में एक ही चीज दिखती, साक्षी की गर्दन और मेरी तरफ बढ़ती हुई लाश। मैंने 2 बार तांत्रिकों के पास भी गया, पर हर किसी ने बस एक बात कही, तू अब सिर्फ जीवित शरीर है, लेकिन आत्मा उसकी बन चुकी है। तू उसे मुक्ति नहीं दी, तूने उसे अपनी जगह दी है। धीरे धीरे मेरी यादें कमजोर होने लगी। कभी माँ का चेहरा याद नहीं आता, कभी नीलेश का नाम भूल जाता। मैंने खुद को एक आईने में देखना छोड़ दिया, क्योंकि अब वहां जो दिखता था
वो मैं नहीं था। वो चेहरा एक लड़की का था, सुनसान आंखें, नीली झलक और गर्दन पर एक कटा हुआ घाव। 2 हफ्ते बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा था, मेरे पास एक इंस्टाग्राम फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर आई। नाम था अविनाश यादव ऑफिशियल। मैंने हंसकर कहा, अब खुद को कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है? लेकिन जब प्रोफाइल खोला तो वहां एक फोटो थी, मेरा शरीर लेकिन चेहरा किसी और का, साक्षी का। और बायो में सिर्फ एक लाइन, मैं अब पूरी हो गई हूं, तू अब नहीं रहा। आज भी जब कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो मैं कांप जाता हूं, क्योंकि मैं अब खुद को अविनाश नहीं कह पाता। मैं एक खाली शरीर हूं जिसमें किसी और की अधूरी आत्मा पूरी हो चुकी है। अगर कभी रात के 1 बजे कोई प्रोफाइल बिना फोटो के आपको रिक्वेस्ट भेजे तो एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि हो सकता है वो किसी की तलाश में हो जो उसकी जगह ले सके। अगर कहानी ने आपको अंदर तक हिला दिया हो तो एक बात याद रखना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। जो भी हुआ अविनाश के साथ, वही किसी भी वक्त आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो सोच समझ कर क्लिक करना। और ऐसी ही सच्ची, डरावनी और रूह कपा देने वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके नाम की भी हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।